Hey guys, how's it going? Lost in Heaven here और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन स्विट्जरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड में काम करने के क्या क्या आपको पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और उसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस खुद से भी शेयर करूंगा। उसके अलावा हैप्पी न्यू ईयर, होपफुली आपका ये साल काफ़ी अच्छे से शुरुआत हुआ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है मेरा फेवरेट और मोस्ट लाइकली बहुत सारे लोगों का भी, वो है हॉलीडेज। स्विट्जरलैंड में आपको मिनिमम बाय लॉ मिलती है 20 डेज ऑफ पेड हॉलीडेज पर ईयर। अब ये जो 20 दिन है वो है मिनिमम सेट बाय लॉ। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि इससे ज़्यादा हॉलीडेज भी ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी पिछली कंपनी में मेरे को मिलते थे मिनिमम 20 दिन एज सेट बाय लॉ। उसके अलावा अब जब से मैंने शुरुआत करी है अपनी न्यू कंपनी में, वहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 25 दिन। इससे पहले 22 थे लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के 25 दिन कर दिए हैं। तो मोर और लेस ऑन एवरेज मैं कहूँगा अगर आप ऑफिस वगैरह भी या फिर किसी भी कंपनी वगैरह में, बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 25 to 26 डेज मिलेंगे पर ईयर पेड हॉलीडेज, जो कि है पूरे 1 महीने। अब अगर आप चाहें तो अनपेड लीव भी ले सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपका कंपनी अलाउ करती है कि नहीं, आपका बॉस अलाउ करता है कि नहीं। एग्जांपल है जैसे कि मेरे साथ जो एक बंदा काम करता है उसका बेबी एक फर्स्ट बेबी आया, सेकंड बेबी आया है और उसने लिए हैं 6 महीने अनपेड लीव। सो दैट्स आल्सो क्वाइट फ्री, सो यू कैन डिसाइड ऑन दैट आल्सो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज अलाउ दैट बट इट वुड बी टोटली अप टू यू। अब अगर मैटरनिटी और पेरेंटल लीव की बात करें तो बाय लॉ वुमेन या फिर औरतों को मिलती हैं मिनिमम 14 हफ्ते की हॉलीडे आफ्टर बर्थ। बेसिकली दे एक्सटेंडेड टू मे बी 2 months or something। उस दौरान इन 14 हफ्तों में मिलती है आपको 80% आपकी सैलरी। अगर फादर्स की बात करें तो 2 हफ्ते पहले 6 महीनों में, सो इट्स क्वाइट लेस। आइदर वेज इट्स बेटर, बिफोर इट यूज्ड टू बी लाइक 3 or 4 days, so now it's 2 weeks for fathers as well। अब हॉलीडेज के बाद बारी आती है इंश्योरेंस की। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंश्योरेंस है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट हो गया इंश्योरेंस, बेसिक मैंडेटरी इंश्योरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड में स्पेसिफिकली अगर आप काम कर रहे हैं तो यू आर कवर्ड बाय एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कि आपका एम्प्लॉयर लेता है, आप नहीं। सो दे पे फॉर इट। उसके अलावा अगर आपको साथ कुछ भी एक्सीडेंट हुआ इस दौरान, जब भी आप या तो काम करते हुए या तो बाहर अपनी प्राइवेट लाइफ में, तो ये इंश्योरेंस कवर करेगा आपकी सैलरी जब तक आप रहेंगे एट होम। अब इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आती है यहाँ पे, वो है पेंशन। एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस ही है हमारे लिए। ये पेंशन जो हमारी है वो हर महीने हमारी सैलरी से काटी जाती है। अगर आपकी सैलरी अराउंड 5,000 तो एक्सपेक्ट दैट यू विल बी पेइंग फॉर pension or around insurance and all this stuff minimum 600 to 700 out of your salary। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपकी सैलरी कोई 6,000 7,000 जो भी है उसमें से आपके 700 से 800% 800 फ्रैंक कट के मिलते हैं। सो इट्स नॉट ऑन एंड दिस इज बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स भी आता है। तो बेसिकली ये हमारा जाता है पेंशन में। ये पेंशन हमको मिलती है 65 फॉर इन केस ऑफ अ मैन। अगर आप 65 साल के हो जाएंगे उसके बाद हर महीना आपको ये पेंशन मिलनी चालू होगी। वुमेन के केस में अभी ये 64 है लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं इसको भी 65 डालने की। लेकिन ये हमारा पेंशन जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे उनकी पेंशन उनकी सैलरी से जाती है। मोस्ट लाइकली अगर परसेंटेज बारे में बात करें तो अराउंड एक्सपेक्ट्स 8 to 7% आपकी सैलरी से ये कटता है हर महीने। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर ये आपकी पेंशन है जमा होती है आपकी, या तो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, और एक और है जो स्टेट पेंशन है, दोनों कटती है आपकी सैलरी से, वो जमा होती है स्टेट कॉफर्स में। अब अगर ये पैसे आप तभी ले सकते हैं जब आप रिटायर हों या आप खुद का घर लें। तो अब जब आप खुद का घर लेंगे और आप मॉर्गेज वगैरह लेंगे उसके लिए आपको पैसे डालने पड़ेंगे, तो आप ये पैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पेंशन से। अब घर खरीदने की बात तो करूँगा नहीं मैं स्विट्जरलैंड, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड यू रियली नीड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ हाउस, अ प्रॉपर हाउस, नॉट अबाउट एन अपार्टमेंट लेकिन सीरियस हाउस। वो इस वीडियो से क्या पता अगली वीडियो में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए इफ यू वांट टू नो अबाउट इट। बट अदरवाइज आई डू नॉट थिंक दैट आई विल एवर बाय अ हाउस इन स्विट्जरलैंड। इट्स क्रेजी, देयर आर वे बेटर कंट्रीज आउटसाइड स्विट्जरलैंड टू बाय एंड रिटायर इन यूरोप। चौथा पॉइंट है मिनिमम वेज। वैसे तो लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम के थ्रू मिनिमम वेज लाने की ऑन अ फेडरल लेवल, दैट मीन्स पूरी कंट्री में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अभी तक क्योंकि मोस्टली इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। लेकिन कुछ कैंटोन है जो कि मिनिमम सैलरी सेट करते हैं, जैसे कि जेनेवा, जिसने अभी लास्ट 2 ईयर 2 साल पहले मिनिमम सैलरी सेट करी थी 24 फ्रैंक्स पर आवर, जो कि सबसे ज़्यादा है दुनिया में। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर रहना काफ़ी महंगा है,
खाना काफ़ी महंगा है, एंड दैट्स वाई इट इज़ ओके. बट इवन दो मिनिमम सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एटलीस्ट, इवन इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, यू नो, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर अ बैंक और फॉर अ बिग कंपनी, ये आपको इससे हेल्प करती है, बिकॉज देन एटलीस्ट यू कैन अर्न समथिंग ऑन अ मिनिमम लेवल. इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर फॉरनर्स. आप जैसे अगर जो भी देख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इफ यू विल कम हियर इन स्विट्जरलैंड वाया अ जॉब, you will be earning a lot of money. But this is something like a perk. In case something happens, if I lose a job, I can at least earn 20 francs per hour minimum, hopefully. Minimum salary के साथ average salary भी स्विट्जरलैंड में काफ़ी ज़्यादा है. In case you are working in Switzerland, chances are you are, I won't say rich, but you are quite good when it comes to money. आप अपनी basic necessity आराम से पूरी कर सकते हैं. You can go for a travel, you know, you can buy things that you would like to eat. You won't be living like a king, but at least you will be able to live freely and individually by yourself. ये काफ़ी फ़ायदा मुझे यहाँ तक लगा है. स्विट्जरलैंड में अगर आप काम करते हैं तो बेसिकली आपको ऐसे छोटे मोटी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी. In case you must have listened, you know, heard like in Europe, in Germany, France, etc., or in Britain right now where the cost of living crisis is going on. यहाँ पे स्विट्जरलैंड में 2.3% है इन्फ्लेशन. मेरे ख्याल से ब्रेड के प्राइसेस पिछले 10 सालों में बिल्कुल भी मैंने चेंज होते नहीं देखे हैं. ओके, इस साल करीब है 50 से 60 सेंट का थोड़ा डिफरेंस आया है. बट दैट्स अमेजिंग थिंग. इफ़ यू आर वर्किंग इन स्विट्जरलैंड, यू नो, इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस. इसका मतलब आप अपनी सैलरी से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं. बॉर्डर के पास जाके भी ज़्यादा चीज़ें. अब तो वैसे इन्फ्लेशन से, यू नो, जर्मनी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट आइदर वेज दिस इज़ ए ह्यूज बेनिफिट अगर आप स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं तो. अब क्राइसिस की बात चली रही है, तो जब भी इन एनी केस इफ यू लूज योर जॉब, मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में होता है एक सोशल इंश्योरेंस काइंड ऑफ अ थिंग विच इज काइंड ऑफ अ नेट विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स पॉवर्टी. अब बेसिकली स्विट्जरलैंड में काफ़ी अच्छा ये है कि आप हर महीने अपनी सैलरी से एक छोटा सा परसेंटेज देते हैं इस इंश्योरेंस की तरफ. इट्स अ वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से 0.50 या 0.80% का. और अगर किसी भी वजह से आपकी जॉब जाती है इन फ्यूचर, आइदर यू लीव इट और यू आर फायर्ड, ये इंश्योरेंस आता है एंड देन यू कैन अर्न minimum 70% of your previous salary during योर सर्च फॉर अ न्यू जॉब. तो दैट इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है. अब मेरे ख्याल से मेरे टाइम में जब आई लॉस्ट अ जॉब और व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, आई वाज इन दिस इंश्योरेंस एज वेल, एंड अराउंड 1 to 2 to 3 months आई वाज गेटिंग लाइक 70% ऑफ माई प्रीवियस सैलरी. तो दैट्स एन अमेजिंग, बिकॉज अगर मेरे पास ये नहीं होता तो आई वुड हैव हैड टू लिटरली गो आइदर फॉर अ लो पेड जॉब और आई वुड हैव हैड टू वर्क समथिंग विच आई रियली डोंट वांट टू वर्क, फॉर एग्जांपल. लेकिन ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है मेनली फैमिलीज के लिए. आई थिंक एज अ सिंगल पर्सन इट्स क्वाइट फाइन. मैक्सिमम फॉर 18 months. उसके अलावा हर महीने आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आपकी मीटिंग्स होती हैं. सो इट्स नॉट दैट इजी दैट यू जस्ट सिट एट होम एंड जस्ट लुक just get the money. It's not that easy. You are pushed to go and found a job, but I think that's a very amazing thing in case you lose a job in Switzerland. छठा या सातवां बेनिफिट ये है कि if you are well educated and you are good in what you do, or more or less आप ठीक ठाक से पढ़े लिखे हैं और आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो जॉब मिलनी इतनी मुश्किल नहीं है. पेपर अगर आपके पास है तो मोस्टली नॉन यूज़ का, ऑफ कोर्स इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में या फिर यूरोप के सिटीजन हैं या फिर यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, इट्स नॉट दैट लॉन्ग दैट यू विल बी अनएम्प्लॉयड. स्विट्जरलैंड की अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है. आई थिंक इट्स 2% और समथिंग. सो दैट मीन्स अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपको जॉब काफ़ी आसानी से मिल जाएगी. ये मैंने खुद से देखा है. आई नेवर बीन अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई बीन बट बिकॉज आई वांटेड टू ट्रैवल. उसके अलावा स्विट्जरलैंड में अगर आप कभी वापस आ रहे हैं तो आपको कोई ना छोटी मोटी जॉब भी मिल जाती है. अब वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ पे अमेजिंग है स्विट्जरलैंड में. मोस्टली मैक्सिमम मेरे ख्याल से 45 to 47 आवर्स अलाउड है हर हफ्ते बाय गवर्नमेंट. इज नॉट जापान फॉर एग्जाम्पल. आई वर्क अराउंड 40 hours to 42 hours per week I have to work, you know, but of course as a company we set here and there. Sometimes I work more, sometimes I work less, but work life balance. Friday तक काम करते हैं, Saturday Sunday it's always off. You get 1 month off every year. उसके अलावा paid off रहती है. तो you know I think work life balance is quite good. Alright, to wrap it up, टैक्सेस के बारे में बात करते हैं. मेरी एक एक्स्ट्रा वीडियो है यहाँ पे कि टैक्सेस कंपेयर टू यूरोप के आसपास काफ़ी कम है. अगर आप जर्मनी या फ्रांस में काम कर रहे हैं देन यू विल नो व्हाट इज़ द टैक्स दैट यू नीड टू पे. लेकिन स्विट्जरलैंड में मोस्टली टैक्सेस काफ़ी कम है. 15 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एवरेज अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो. दैट मेक्स इट अमेजिंग बिकॉज यू नो इफ यू लिव इन जर्मनी यू आर पेइंग अप टू 45% इन टैक्सेस. इमेजिन आपकी सैलरी आती है और 45% टैक्स में चले जाते हैं. एक और अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैंने स्विट्जरलैंड में देखी है, मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी यूरोप में ये है या नहीं, जर्मनी में आई डोंट नो, राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन अगर ये है. वो ये है कि स्विट्जरलैंड में आपको मिलती है 13th सैलरी भी. अब जब शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया था तब मुझे इसके बारे में पता चला 13th सैलरी
मैंने कहा यार ये तो कमाल है। सबसे पहले तो आपको 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी, पेड हॉलीडे, उसके अलावा काम आप 11 महीने करेंगे और आपको मिलेंगी 13 सैलरी भी। तो इट्स अमेजिंग, 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा, 1 महीने की सैलरी, सो दैट्स अमेजिंग। लेकिन इट्स नॉट दैट ट्रूथ। आई मीन 13 सैलरी आपको ये सच बात है कि मिलती है इन मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन दैट यू वुड बी वर्किंग इन, लेकिन ये होती है बेसिकली ईयरली सैलरी जो कि डिवाइडेड होती है 13 मंथ्स में रादर देन इन 12 मंथ्स। सो बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू जस्ट गेटिंग लेस एवरी मंथ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप यहाँ पे काम करने आएंगे, इफ़ यू ऑलरेडी वर्किंग हेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट सैलरी इट्स टॉक्ड इन ईयरली बेसिस। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मंथली सैलरी है, उसके अलावा हर साल के एंड में बेसिकली दिसंबर में हमें मिलती है हमारी 13th सैलरी एज वेल। फंडा काफ़ी सिंपल है, जो भी 13 सैलरी आती है वो जाती है टैक्स में, बिकॉज वेयर आई लिव मोस्ट ऑफ द टाइम आई एंड अप पेइंग 1 month around 60 days worth of my salary for taxes and I earn around 11 months of what I earn. ये डिफरेंस है, बट आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जब मेरे को पता चला था 13 सैलरी की। हे गाइस, सो दैट वाज ऑल ऑफ इट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप स्विट्जरलैंड आने की सोच रहे हैं या फिर काम करने की सोच रहे हैं, कीप ऑन सर्चिंग, कीप लुकिंग फॉर द जॉब, जस्ट गो एंड अप्लाई, इट्स क्वाइट ईजी, इट्स क्वाइट not finding a job is not easy but applying for a job is quite easy, so go for it। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में लिखिए आप और क्या क्या जानना चाहेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।